श्रीनगर में पोलिंग की शरह पर महबूबा मुफ्ती ने किया इजहार इत्मीनान। कहा, कई इलाकों में की गई पोलिंग के अमल को सुस्त रफ्तारी का शिकार बनाने की कोशिश। लोगों ने 5 अगस्त और इसके बाद के फैसलों के खिलाफ दिया है वोट। 4 जून को मुल्क से बीजेपी का सफाया करते हुए मरकज में बदल जाएगी हुकूमत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्लाह का बयान। कहा, सियासतदानों को मजहबी जज्बात को मजरूह करने और फिरकावाराना बनाफरत वाले बयानों से करना चाहिए गुरेज। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए बीजेपी जिम्मेदार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह का बयान। कहा, बीजेपी की हामी पार्टियों का नहीं है कोई वजूद। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के मुजफ्फराबाद में एहतजाज करने वाले कश्मीरियों पर पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग में 4 शहरी हलाक, मुतादिद जख्मी। पाकिस्तान के खिलाफ बड़े पैमाने पर नाराजगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बनाया राहुल गांधी और कांग्रेस को निशाना। का पाकिस्तान करता है राहुल गांधी की तारीफ। पाकिस्तान के एटम बम की करते हैं कांग्रेस लीडरान बात। रियासती तहकीकाती एजेंसी की अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां अजला में 11 मकामात पर तलाशी। एक गैर मकामी स्ट्रीट वेंडर के कत्ल केस के सिलसिले में तलाशी कार्रवाई। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और कुछ दस्तावेजात भी जब्त। पाकिस्तान में मुकीम मजीद 2 टेरर हैंडलर्स की जायदादें अटैच। बारामूला पुलिस ने की कार्रवाई। गोलन उड़ी में की गई कार्रवाई। अखनूर सेक्टर में एलओसी के करीब एक मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। मुश्तबा शख्स का पाकिस्तान के शहर कराची से ताल्लुक। सरहद पार करके पहुंचा हिंदुस्तान। जम्मू कश्मीर पुलिस का बयान। श्रीनगर लोकसभा सीट पर चौथे मरहले में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग। 3 दहाइयों का टूटा रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया आवाम का शुक्रिया अदा। का आर्टिकल 370 की मनसूखी से लोगों की हिम्मत में हुआ है इजाफा। दफा 370 को हटाने का वोटिंग फीसद पर नजर आता है असर। जमहूरियत में बढ़ा है लोगों का एतमाद। श्रीनगर में रिकॉर्ड पोलिंग पर वज़ीर दाखिला अमित शाह का सोशल मीडिया पर पोस्ट। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने हासिल की बड़ी कामयाबी। अखनूर पुंछ रोड पर 2.79 किलोमीटर लंबी सिंगल टनल में अहम ब्रेक थ्रो। दिफाई एतबार से भी टनल काफी अहमियत की हामिल। राजौरी जिले के एक दूर उफ्तादा गांव की जसमीत कौर फौज में लेफ्टिनेंट के तौर पर मुंतखब। एक राशन डीलर की बेटी ने किया इलाके का नाम रोशन। अहले खाना ने कहा, सख्त मेहनत से मिली है कामयाबी। जिला रियासी के उमर रसीदा हाजी करमदीन हैं क्रिकेट के दीवाने। दादा, बाप और पोता तीनों क्रिकेट के शौकीन। 102 बरस के होने का दावा। आज भी मैदान में क्रिकेट में करते हैं क्रिकेट की प्रैक्टिस। पोते को टीम इंडिया के लिए खेलते देखने का ख्वाब। पतंजलि गाय का घी, माँ के हाथ से बने बिलोने के घी जैसा। आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। रियासती तहकीकाती एजेंसी SIA ने सुबह सवेरे जनूबी कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां 3 अजला में 11 मकामात पर तलाशी ली। यह तलाशी SIA ने पुलिस स्टेशन बिजबिहाड़ा में दर्ज एक केस के सिलसिले में अंजाम दी। 17 अप्रैल 2024 को जुबलीपुरा बिजबिहाड़ा में राजा नामी एक गैर मकामी स्ट्रीट वेंडर के कत्ल केस के सिलसिले में यह कार्रवाई की गई है। इस कत्ल के पीछे बड़ी मुजरिमाना साजिश का पता लगाने के लिए तलाशी कार्रवाई अंजाम दी गई। तलाशी के दौरान मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और दीगर तफ्तीश से मुतालिक दस्तावेजात कब्जे में लिए गए हैं, जिनका मुकदमे की तफ्तीश के दौरान जांच पड़ताल और तज्जिया किया जाएगा। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में कल की पोलिंग फीसद पर इत्मीनान का इजहार किया है। ताहम उन्होंने इल्जाम लगाया कि उन इलाकों में पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार किया गया, जहां PDP के हक में वोटरों की बड़ी तादाद थी और इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए। अनंतनाग वेस्ट के काजीगुंड में लोगों से खिताब करते हुए महबूबा ने कहा कि लोगों की बड़ी तादाद में पोलिंग बूथों का रुख करने की वजह थी कि लोग बीजेपी को वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि वो 5 अगस्त 2019 और उसके बाद के फैसलों के खिलाफ है। मुफ्ती ने दावा किया कि लोगों ने श्रीनगर में PDP को वोट दिया है और इसी तरह वो अनंतनाग, राजौरी में भी
पीडीपी को वोट देंगे। महबूबा के साथ आम आदमी पार्टी के सूबाई सदर सैयद मुदस्सिर, सूफी गफ्फार, एडवोकेट शेख जावेद, पीरजादा मोहम्मद शफी और दीगर भी मौजूद थे। देखिए, कल जो पोलिंग हुई बहुत अच्छी हुई और इसलिए हुई कि लोगों का दम घुटता है पिछले 5 साल से। लोग एक पैगाम देना चाहते हैं दिल्ली वालों को कि जो 2019 में आपने फैसला किया या उसके बाद जितने भी आपने फैसले किए हमारी ज़मीन को लेके, हमारे स्टेट सब्जेक्ट को लेके, हमारी नौकरियों को लेके, वो कश्मीरी लोगों को काबिल कबूल नहीं है, राजौरी पुंछ के लोगों को काबिल कबूल नहीं है, जम्मू के लोगों को काबिल कबूल नहीं है। मगर एक बात ज़रूर है जो मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहना चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ उन्होंने लोगों का ज़्यादा जमावड़ा देखा, जिसका इशारा ये था कि वो पीडीपी के हक में वोट डाल रहे हैं, वहाँ पोलिंग को स्लो किया गया जानबूझ के। तो मैं चाहती हूँ राजौरी, पुंछ, अनंतनाग, कुलगाम, बच्ची के लोग ये जान जाएं, अगर उनको 10 घंटे भी लाइन में खड़ा रहना पड़े, लाइन में खड़े रहिए, वोट डालिए और तब जाके वापस चले जाइए। आप समझते हैं कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? जिस तरह से ईसीआई ने कल कहा कि रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग हुई 1989 के बाद श्रीनगर में, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है? नेचुरली देखिए, जो हालात श्रीनगर में है, पुलवामा में है, वही हालात अनंतनाग में है, कुलगाम में है। जिस तरह वहाँ के लोगों का दम घुटता है और वो वोट के जरिए अपनी आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुँचाना चाहते हैं, मुल्क के लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमारे साथ मुश्किलात में हमें डाल दिया गया है, तो उस आवाज़ के लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि अनंतनाग और कुलगाम और राजौरी, पुंछ में भी बहुत बड़ी तादाद में लोग वोट। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लोगों ने वोटिंग अमल में शिरकत करके नई दिल्ली को पैगाम दिया है कि उनके फैसलों से वो खुश नहीं है। महबूबा ने जिला कुलगाम के केलम, मंदगुफन, यारीपुरा और मोहनपुरा इलाकों में कई अवामी इज्तिमात और रोड शो से खिताब किया। इनके हमरा मोहम्मद सरताज मदनी और मोहम्मद अमीन डार मौजूद रहे। मुफ्ती ने लोगों से वोट डालने की अपील करते हुए पीडीपी को कामयाब बनाने की अपील की। मुफ्ती ने एक सियासी जमात को इख्वानियों से मंसूब करते हुए कहा कि सियासी जमातों के रहनुमा अच्छे लिबास में है और वो बदनाम जमाना इख्वान का दूसरा चेहरा है। Prime Minister, he said he attributed yesterday's voting with the Article 370 abrogation. आप वहाँ से वोटरों से पूछिए कि जो नाराज हैं कि 2019 में जिस तरह जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को खराब बंद किया गया, उसको ख़त्म किया गया, उसका गुस्सा लोगों का दम घुटता है। कश्मीर को एक जेल में तब्दील किया गया है और उस वजह से लोग गुस्से में हैं, नाराज़ हैं। इसीलिए लोगों की इतनी बड़ी तादाद निकली दिल्ली को ये पैगाम देने के लिए, मैसेज देने के लिए। जो धोखा आपने हमारे साथ 2019 में किया, जो बिट्रेल किया, जो आपने हमसे इख्तियारात छीने, हम उसके लिए राजौरी पुंछ गए वोट छाड़ने, मुसलमान अगर तो वोट वैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्लाह ने कहा कि इंडिया अलायंस की मकबूलियत हासिल कर रहा है और ये मकबूलियत बरकरार है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स और ज़मीनी सूरत हाल बताती है कि कश्मीर की तीनों सीटें एनसी के हक में जाएंगी, जबकि कांग्रेस से जम्मू की तमाम सीटें जीत लेंगी। उमर उड़ी कस्बे में एक अवामी रैली से खिताब के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 4 जून को मुल्क से बीजेपी का सफाया करते हुए मरकज में हुकूमत बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि सियासतदानों को ऐसे बयानात देने से गुरेज करना चाहिए जिससे मजहबी जज्बात मजरूह हों और फिरकावाराना मनाफरत को दावत देते हों। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत बनने के बाद एनसी इन तमाम नौजवानों को रिहा करेगी जिन्हें जराइम में कम मुलविस होने के साथ सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमें सिर्फ शराब की दुकानें, बेरोजगारी, अक़लियती बिरादरियों पर तशद्दुद दिया है और जो लोग बीजेपी के प्रॉक्सी उम्मीदवार बनकर इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्हें मुसलमानों और कश्मीरियों पर बीजेपी के मजालिम को नहीं भूलना चाहिए। श्रीनगर की सीट पे कल नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाब हो चुकी है। जैसे मोंगा साहब ने कहा है, जम्मू और उधमपुर की सीट पे भी हम इंशाल्लाह कामयाब हो गए हैं। अब हमने यहाँ अनंतनाग और लद्दाख की सीट पे भी अपना झंडा गाड़ना है। बाकी मुल्क में भी अगर आप देखें तो रिपोर्ट्स इंडिया अलायंस के हक़ में है। अगर ये वजह है कि वज़ीर आज़म साहब गाड़ी छोड़ के पैदल चल रहे हैं, वो ही बेहतर जानते हैं, मैं कह नहीं सकता हूँ ना।
अब मुझे अपने इलेक्शन से फुर्सत नहीं है, मैं दूसरे इलेक्शनों की तरफ क्या देखूँ ना। सुबह उठता हूँ, तैयार होता हूँ, तकरीरें करता हूँ, वोटरों से मिलता हूँ, हाथ मिलाता हूँ, गले लगता हूँ और वापस घर जाता हूँ। जी सर। वल्लाह अगर मुझे दूसरे सीट की तरफ देखने की जरा सी भी फुर्सत है, मैं ये कह सकता हूँ कि हमें उम्मीद है कि हमें उम्मीद है कि 4 जून को हिंदुस्तान में जो है हुकूमत बदल जाएगी और बीजेपी का सफाया होगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि भारी अक्सर से जीतेंगे। आपने खुद देखा कितनी खुशी यहाँ पर अवाम को थी उमर साहब के आने के साथ साथ, और आपने देखा जहाँ से इनकी रैली शुरू थी वहाँ पर कैसा सैलाब जैसे जा रहा है इंडिया अलायंस का। तो पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह वो सब कामयाब होंगे। देखिए अपने अपना मैनिफेस्टो हमारे कांग्रेस का, तो मैनिफेस्टो ये है कि बेरोज़गारी, जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनके लिए रोज़गार, जैसा राहुल जी ने कहा कि लाख लाख रुपए उनके अकाउंट में पड़ेगा। दूसरे डेवलपमेंट है, रोड के, हॉस्पिटलाइज है इनके, या जो चाहे हमारी जो महिलाएं हैं उनके हुकूक हैं, इनके बारे में। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि बीजेपी मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर की तब्दीली के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के हामी पार्टियों का कोई वजूद नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने करनाह और कुपवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में कारकुनों से खिताब किया। इनके हमरा नासिर असलम वानी, मीर सैफुल्ला समेत दीगर लीडरान भी मौजूद थे। सेब वाला वो भी उन्हीं की तरफ से है, ये जो बैट वाला ये भी उन्हीं की तरफ से है, और वो तीसरा जो है टाई पाई लगा के जो आता है वो भी उन्हीं का आदमी है, सभी इन्हीं के। कमाल है 29 आदमी खड़े हो गए। इमन ने कह बात अच्छो उनको हरा किया है, जानते हुए कि वो नहीं जीतेंगे, मगर इसलिए उनके एजेंट होंगे। जब मशीन के पास जाएंगे ना तो वहां ये हुल्लड़ कर सकते हैं। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वोट ठीक तरह से गिने जाएं, ठीक तरह से लोगों के सामने लाए जाएं, धोखा करके नहीं। ये हम लोगों को जिंदा खा जाते, इनका मकसद वही है। ये अल्लाह का शुक्र है कि हम खड़े हैं और अपने दम पे बोल रहे हैं कि इससे जीतेंगे नहीं। भेजे कितना पैसा भेज सकते हैं। हमने गुजारिश की, जो ये 1 पोल 1 नेशन की बात कर रहे हैं, हमने कहा था शुरुआत यहाँ से कीजिए, हमें असेंबली इलेक्शन के साथ दे दीजिए, पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ नहीं दिया। हम आज भी तैयार हैं, कल भी तैयार हैं, हर वक्त तैयार हैं। आप खुद देखेंगे, क्योंकि उसके बाद सितंबर में इलेक्शन है, आप देखेंगे उसमें ये किस तरह हमारे हकों के लिए बात करेंगे और जोर से। इसीलिए वो सब जवान हैं, मैं भी जा सकता हूँ। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से बडगाम में रोड शो मुनक्किद हुआ। इसकी क़यादत इमरान रजा अंसारी ने की। अंसारी के हमरा आबिद रजा अंसारी भी थे। अंसारी ने कहा कि श्रीनगर में जिस तरह से लोगों ने कल वोट डाले वो पहले से वाज़ेह था कि लोग घरों से निकलेंगे और वोट डालेंगे। उन्होंने कहा कि ये भी साफ है कि अब हमारे गली कूचे महफूज हैं। उन्होंने कहा कि ये अच्छा है कि अगर इंजीनियर रशीद को जमानत मिलती है, मगर जो दीगर सियासी लीडरान जेलों में हैं उनकी रिहाई भी होनी चाहिए और उनकी भी बात होनी चाहिए। की तो पहले से ही कैंपेन थी। ये ऐसा है कि आज वो सोशल मीडिया में आ रहे हैं। देखिए बारामूला में 23 कैंडिडेट उठे हैं। 23 candidates are in a fray in Baramulla. It's not only us, 4 or 5 parties. There are so many different people. Same way engineer रशीद साहब भी वहाँ हैं, वो भी कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन आज पिछले 3-4 दिन से उन्होंने अपनी कैंपेन को हाई किया हुआ। ये उनकी अपनी कैंपेन स्ट्रेटजी होगी। There is a news going on कि इंजीनियर रशीद में भी बेल्ड आउट, तो कैसे देखते हैं आप उसे? तो बेल्ड आउट हो जाए, वही तो मकसद है। मैं तो कहता हूँ न सिर्फ इंजीनियर रशीद साहब, मैं कहता हूँ शबीर शाह को भी बेल आउट कीजिए। मैं कहता हूँ जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको भी बेल आउट कीजिए। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पलहालन में हमारे एक ऑलमोस्ट मौलवी साहब है, उनको पिछले 9 साल से बंद रखा हुआ है। तो जब अगर इंजीनियर रशीद साहब 4 साल के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है उनको बाहर लाना, जो लोग उससे ज़्यादा वक्त से जेलों में हैं, तो क्या उनका कोई ये नहीं है कि उनके लिए हमारे को नहीं चाहिए उनके लिए भी रिहाई की बात करनी? हमने ये पता नहीं, आजकल आप लोगों ने एक स्टाइल बना रखा है, जब पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं तो सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात करनी चाहिए।
आप सिलेक्टिव बात करते नहीं इंजीनियर रशीद साहब। तो फिर मैं ये भी बता सकता हूँ आपको कि उन पर ये भी एलिगेशन है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है। उन पर ये भी एलिगेशन है कि उन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब को 4 करोड़ रुपए पर उसका अपना वोट बेचकर आज़ाद साहब को राज्यसभा मेंबर बनाया। उन पर ये भी एलिगेशन है कि वो भारतीय खुफिया एजेंसियों के साथ बात करते हैं। उन पर बहुत सारी एलिगेशन है, लेकिन आप एक तरफ लेते हो जो आपको सूट करे, जिसमें आपको ये लगे कि इसमें स्पाइस है। बाकी जो आप मुझे बताइए, लॉन्गेस्ट सर्विंग पॉलिटिकल प्रिजनर शबीर शाह नहीं है? हाँ, उनकी बेटी का पासपोर्ट बंद नहीं किया गया, उनको नौकरी मिलने वाली थी, उनकी जिंदगी बनने वाली थी, उसका पासपोर्ट बंद किया जाता है क्योंकि उनके वालिद साहब जेल में आया। अगर हमें वाकन अपने पॉलिटिकल प्रिजनर्स का दर्द है, अगर हम वाकन चाहते हैं कि हर घर में खुशहाली हो और हर पॉलिटिकल प्रिजनर को रिहा किया जाए, फिर आप क्यों सिलेक्टिवली एक ही प्रिजनर की बात करें, बाकियों की नहीं बात करें? यासिर मलिक भी एक प्रिजनर है, उसकी क्यों नहीं बात हो रही है? मैं सलामी करता अगर वो सब, उनका बेटा सबकी तर्जुमानी करता। यही है, डैडी अंदर है, डैडी को लाना है बाहर, वो तो ऐसा थोड़ी है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने करगिल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार सिरंग नामग्याल को वोट देने की अपील की। वाज़ेह है कि करगिल की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस यूनिट ने पहले ही आजाद उम्मीदवार हाजी हनीफा जान की हिमायत का ऐलान किया है। लद्दाख के पार्लियामेंट इलेक्शन का ताल्लुक है। इंडिया अलायंस यहां पे इलेक्शन लड़ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, और हमारा ज्वाइंट कैंडिडेट जो है वो तेरसिंग नंगियाल साहब है, जो लेह से ताल्लुक रखता है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों उसके साथ खड़े हैं कि कोई भी दूसरा कैंडिडेट इंडिया अलायंस का नहीं है सिवाय तेरसिंग नंगियाल के, जो इस वक्त इलेक्शन लड़ रहा है लद्दाख, लेह और करगिल से, और अभी वो कैंपेन में बिजी है, अभी करगिल की तरफ आ रहा है और हमारे वर्कर यहां उसका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। मुझे पूरा यकीन है जिस तरीके से बीजेपी ने यहां से सीट जीत के लद्दाख के लोगों के साथ धोखा किया 6 शेड्यूल में, और जो इतनी डिमांडें थी जिसमें हमारा सोनम वांगचुक जी इतनी देर अनशन से बैठा रहा, कोई डिमांड नहीं मानी, तो मुझे यकीन है कि लेह करगिल के लोग इस बार इंडिया अलायंस कांग्रेस के कैंडिडेट को पूरा डट के सपोर्ट करेंगे, उसको जिताएंगे। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। पीओके पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से परेशान पीओके के लोग हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। इब्तिदाई तौर पर गुज़िश्ता कई रोज से जारी एहतजाज को दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया गया। बिलाखिर शहबाज शरीफ हुकूमत को हथियार डालने पड़ गए, क्योंकि अब पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में भारत के साथ इल्हाक का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। पीओके में ये तस्वीरें आम हो गई हैं, क्योंकि वहाँ का आम नागरिक परेशान है। पीओके को इमरान सरकार ने 5वां सूबा तो बना दिया, लेकिन वहाँ सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं किया। पीओके में न तो बिजली है, न सड़कों की सुविधा और न ही कोई रोजगार। भुखमरी के कगार पर पहुँचे नागरिकों ने सेना और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विरोध की इस आग को दबाने के लिए सेना और पाक रेंजर्स ने गोलियों का सहारा लिया। लेकिन उनकी ये कार्रवाई बैकफायर हो गई। इस कार्रवाई में 4 नागरिकों की मौत हो गई और कई घायल भी हो गए। जम्मू एवं कश्मीर लिबरेशन लीग के सूचना सचिव खलीकुर रहमान सलाफी ने फायरिंग की निंदा की है। उन्होंने कहा कि अपने अधिकारों के खिलाफ लड़ रहे प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता कई सवाल खड़े कर रही है। जो कि भारतीय मजालम है, लेकिन मुजफ्फराबाद में भी ऐसी ही सूरत-ए-हाल कि अवाम अपने बुनियादी हकूक और जो आइन ने उनको प्रोवाइड किए हुए हैं फंडामेंटल राइट्स, उनको अगर क्लेम करने के लिए हुकूमत वक्त से और इंतज़ामिया से अगर वो मुतालबात करते हैं तो उनके ऊपर संजीदगी के साथ सोचने की ज़रूरत है। नागरिक अधिकारों का हनन और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार पीओके में आम बात हो गई है। अब वहाँ के लोग जब जम्मू कश्मीर के लोगों की सुविधाओं को देखते हैं तो उनका गुस्सा और भी बढ़ जाता है और फिर पाकिस्तान की दमनात्मक कार्रवाई भी बढ़ जाती है।
अवाम को सस्ता आटा, सस्ती बिजली देने की जो फंडामेंटल राइट है उनका बुनियादी हक है, उसको यकीनी बनाना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। इंतज़ामिया को हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से कि वो कहीं किसी मुजाहिरीन में से कोई किसी नौजवान को कोई थप्पड़ रसीद कर रहा है, कोई गोली मार रहा है, उसको कोई लाठी चार्ज कर रहा है, तो ये तरीकाकार बिल्कुल गलत है। जहां एक तरफ श्रीनगर लोकसभा सीट पर लोकतंत्र के जश्न में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे नागरिकों पर पाकिस्तानी रेंजर्स गोलियों की बरसात कर रहे हैं। महंगाई और बुनियादी मांगों पर हिंसा और जुल्म से नागरिकों की आवाज दबाई जा रही है, जिससे पीओके में पहले से भी ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति बन गई है। उधर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान राहुल गांधी की तारीफ करता है क्योंकि राहुल गांधी सर्जिकल स्ट्राइक की मुखालफत करते हैं। इसके अलावा कांग्रेस लीडरों का यह भी कहना है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। देखा है कि सभी न्यूज़पेपर में बड़े इश्तेहार आए थे, आप किसे जिता के देना चाहते हो, किसके जीत से पाकिस्तान में जल्लोश होगा, किसके जीत से भारत में खुशी मनाई जाएगी, ये नैरेटिव कहाँ से आया? देखिए, नैरेटिव स्वाभाविक है। राहुल गांधी जी सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करते हैं। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, वो न बोलिए। राहुल गांधी जब नक्सलाइट मारे जाते हैं तो वो कहते हैं फेक एनकाउंटर है। पाकिस्तान को प्रसन्न कर कर आज पाकिस्तान राहुल गांधी की बुरी बुरी प्रशंसा कर रहा है। तो आप मुझे बताइए, अगर ऐसा होने वाला नहीं है मगर होता है तो पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ेगी या नहीं दौड़ेगी? तो हम देश की जनता को यही बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने पीओके में तशद्दुद के वाकयात पर तशवीश का इजहार किया। रैना ने कहा कि पीओके में लोगों को बुनियादी सहूलियात मांगने पर पाकिस्तानी फौज की जानिब से गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है। वाले जम्मू कश्मीर में हैं, हम उनको यकीन दहानी देते हैं कि हम उनके साथ हैं, वो हमारे भाई बहन हैं, वो हमारे मुल्क के शहरी हैं। ये इस्तेसाल, ये जुल्म और सितम नहीं चलेगा। उन्होंने हक मांगा, उन्होंने आटा चावल मांगा और गोलियां दी गई उनको। मैं तो कहता हूं कि मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूं कि हमारी हुकूमत, हम अपने लोगों के लिए चावल आटा भेजने के लिए तैयार हैं। हम अपने लोगों को जो LOC के उस पार हैं वो भी हमारे लोग हैं, और उनके साथ जुल्म सितम जो हो रहा है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे लोगों ने हक मांगा, अनाज मांगा, आटा चावल मांगा और उनको वहां गोलियां मिली, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 20 से ऊपर लोगों को शहीद कर दिया गया है और सैकड़ों की तादाद में लोग गोलियों का शिकार बनाए गए हैं। भिम्बर और रावलाकोट के एरिया में, मीरपुर कोटली में, बाग और पलंदरी में, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। वो हमारे लोग हैं, हमें अपने लोगों से मोहब्बत है। हम कभी भी ये जुल्म और सितम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं अपने मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब से गुजारिश करता हूं कि फौरन इस मामले में दखल अंदाजी करें और यूनाइटेड नेशन में ये पाकिस्तान की बेहुरमती और जुल्म सितम जो वहाँ के मकबूजा कश्मीर में, जो मीरपुर कोटली में और भिम्बर बाग पलंदरी में हुआ है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो हमारे लोग हैं, वो हमारे मुल्क के शहरी हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा वहाँ जो जुल्म सितम हो रहा है। उधर DPAP के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने अनंतनाग वेस्ट के काजीगुंड इलाके में अवामी रैली में शिरकत की। GM सरूरी, मोहम्मद अबीद भट्ट और दीगर लीडरान ने खिताब किया। उन्होंने पार्टी उम्मीदवार एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। आज़ाद ने पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में तशद्दुद के वाक़यात पर कहा कि इन्हें हमेशा पाकिस्तानी अवाम पर तरस आता है क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान जैसी हुक्मरानी नहीं मिली, वहाँ बरसों से सब कुछ फौज ही चला रही है। इंतखाबात पर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि 370 हटाने से लोग नाराज़ हैं या खुश। उन्होंने कहा कि कुछ इलाके ऐसे थे जहां दहशतगर्दी बहुत थी मगर आज न होने के बराबर है और आज के हालात के मुताबिक 90% से ज़्यादा वोटिंग होनी चाहिए थी। कश्मीर में कौन जिंदा होता है, कब जिंदा होता है, कब कौन मरता है, कब जिंदा होता है, ये अंदाज़ा ऊपर वाला ही लगा सकता है। आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तान में तो 47 से ही एक अलग ही दुनिया। मैं आज सुबह पढ़ रहा था कि जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे
सुप्रीम कोर्ट ने उनको चार्जेस लगाए थे और हाई कोर्ट ने वो चार्जेस से उनको फारिग कर दिया और अब वो दोबारा पार्टी के सदर बन सकते हैं। अब मुझे नहीं मालूम वहाँ की सुप्रीम कोर्ट बड़ी है या वहाँ की हाई कोर्ट बड़ी है, और कब कौन के किसके बारे में वो फैसला देते हैं। पाकिस्तान के अवाम पर मुझे हमेशा तरस आया कि उनको हिंदुस्तान के तर्ज की तरह हुकूमत नहीं मिल पाई। या तो जनरलों ने खुद हुकूमत चलाई या जनरलों के नामजद वज़ीर आज़मों ने हुकूमत चलाई। लेकिन 47 से मेरे ख्याल में पहला एक साल था जब वाकई हुकूमत ने चलाई, और उसके बाद 74-73 साल से तो आर्मी ही हुकूमत चलाती है या आर्मी का कोई नामजद हुआ प्राइम मिनिस्टर हुकूमत चलाता है, तो कोई फ़र्क नहीं है। वो तो सरकारी हुकूमत है। जब से नई हुकूमत यहाँ बनी थी, फिर टूटी थी, फिर दूसरी बनी, फिर नई, फिर गवर्नर रूल हुआ, फिर LG रूल हुआ, फिर 370 ख़त्म हो गया, स्टेट ख़त्म हो गई। तो मैं सोचता था कि 80 और 90 और 95% के करीब वोट होगा, लेकिन 2% 3% ऊपर नीचे उससे कोई उतना तो हर साल में हर हिंदुस्तान के हर कॉन्स्टिट्यूंसी में फ़र्क पड़ता है ऊपर नीचे। तो उस हिसाब से जो स्टेट का वो गुस्सा था या खुशी थी, कोई पता ही नहीं चला। लोग नाराज थे उस चीज़ से या खुश थे। 370 और स्टेट ख़त्म हुई, उस पर खुश थे या नाराज थे, कोई पता ही नहीं चला। इंजीनियर रशीद के बेटे अबरार रशीद ने जिला बांडीपुरा के हाजिन, सुंबल, नादकी, अजस और दीगर इलाकों में रोड शो मुनक्किद किए। इनके हमरा हजारों हामियों ने शिरकत की। इनके साथ साबिक रुकन असम्बली शुएब लोन भी मौजूद रहे। दोनों ने लोगों से इंजीनियर रशीद के हक में वोट डालने की अपील की। लोगों ने भी इनका जिला बांडीपुरा में वालिहाना इस्तकबाल किया और इनके शाना बशाना रोड शो में शामिल रहे। शुएब लोन ने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी लीडर को इस तरह का अवामी रेस्पॉन्स मिलते नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि वो पुरुम्मीद हैं कि बारामूला से इंजीनियर रशीद कामयाब होंगे। लाइफ में ऐसा रिस्पॉन्स कभी नहीं देखा है। जो लोगों का सैलाब है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये हिस्टोरिकल इलेक्शन होगा और इस इलेक्शन में बहुत सारे लोगों के महल दे जाएंगे। जो लोग अपने आप को ताकतवर समझते हैं वो देखेंगे पब्लिक की ताकत कितनी होती है और ये हिस्ट्री क्रिएट करेगा। गुज़िश्ता हफ्ते अवंतीपुरा के हटिवारा इलाके में दरियाए जहलम में एक कश्ती उलटने के बाद उत्तर प्रदेश के 2 मजदूर लापता थे। इनमें से कल शाम रवि कुमार नामी एक गैर मकामी शख्स की लाश को बाजियाब किया गया था। आज दूसरे शख्स की लाश भी बरामद हुई। SDRF, NDRF, अवंतीपुरा पुलिस और मकामी लोगों की अनथक कोशिशों से दोनों लापता मजदूरों की लाशें दरिया जहलम से बरामद हुई हैं। नाव पर जहां डूबे लड़के वहां पर भी बहुत हेल्प किया है, आर्मी भी बहुत हेल्प किया है, बाकी जितने अफसर लोग थे उतने भी हेल्प किया है। यहाँ के कश्मीर के लोग भी हेल्प किया है, जो नाव से लोग भी, आम जनता भी हेल्प किया है, हर चीज से हेल्प किया है। आप लोगों से DFC साहब से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी यहाँ से बॉडी सिर्फ पहुँचा दी जाए। फिर इसको एक्चुअली शिफ्ट कराना है इनको, जो इनके लवाहिकीन है इस डेड बॉडी के। उन्होंने कहा कि हमें डेड बॉडी अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश ले जानी है, अपने स्टेट ले जानी है उत्तर प्रदेश। तो उसके लिए इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था वो यही था कि इसको पहले एम्बाल्मिंग किया जाए और पोस्टमार्टम किया जाए। अब यहाँ पे हमारी पोस्टमार्टम फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन एम्बाल्मिंग यहाँ पे नहीं होती है, वो PCR श्रीनगर में ही होती है। तो इस वजह से हमने दोनों प्रोसेस के लिए इसको आज सुबह शिफ्ट किया अराउंड 10:30 बजे, PCR श्रीनगर फॉर एम्बाल्मिंग एंड फॉर पोस्टमार्टम पर्पस। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। राजौरी जिले के एक दूर उफ्तादा गांव की एक लड़की को हिंदुस्तानी फौज में लेफ्टिनेंट के तौर पर मुंतखब किया गया। राजौरी जिले के गांव डोलुगरा की रहने वाली जसमीत कौर एक राशन डीलर रविंदर सिंह की बेटी हैं। न्यूज़ 18 JKL से बात करते हुए जसमीत कौर ने कहा कि उनका बचपन का ख्वाब था कि वो आर्मी ज्वाइन करें। उन्होंने कहा कि आज उनका ख्वाब पूरा हो गया है। कौर ने कहा कि उनकी कामयाबी के पीछे उनके वालिदैन का बड़ा हाथ है। उनकी वालिदा ने कहा कि उनकी बेटी ने बहुत मेहनत की है।
उन्होंने मकामी लोगों की मुसलसल हिमायत के लिए भी उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपनी लाडली की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। जसमीत, आज सेना में जो कि एक लड़कियों के लिए काफ़ी टफ होता है, क्या कहेंगी आज? कितनी, सबसे पहले बताएं कितनी खुशी है आपको? सबसे पहले तो थैंक यू, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड महसूस कर रही हूँ। लड़कियों के लिए अक्सर जो लड़कियाँ होती हैं वो सेना में पसंद नहीं करती, इजी नौकरी यानी सिविल की हो या टीचर लगना हो, ये कहीं हो, लेकिन आपने ये क्यों चूज़ किया? क्योंकि ईज़िली तो सब कुछ हो जाता है, तो मैं ऑलरेडी वर्किंग थी, तो मुझे ईज़ और कंफर्ट नहीं चाहिए था, मुझे लाइफ में कुछ करना था, कुछ डिफरेंट करना था। तो जब मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, ये मौका मिला आर्मी ज्वाइन करने का, तो मुझे लगा इससे बेस्ट कुछ नहीं है जहाँ पे मैं अपनी सर्विसेज जो हैं वो दे सकती हूँ, इसलिए मैंने यही जो पाथ है इसको चुना। जसमीत की मम्मी है इस वक्त मेरे साथ, जसमीत की माँ। किस तरह की मेहनत रही बच्ची की? काफ़ी स्ट्रगल देखी होगी, बेटा नहीं है बेटियाँ हैं, और बेटियों के ऊपर किस तरह की मेहनत आपकी रही, क्या कहेंगी? देखो, इसका तो शुरू से ही मेहनती थी ये बेटी, इसको कुछ बनना ही था। जब ये छोटी थी तब से भी इसका कुछ न कुछ सपना था कि मैं कुछ बनूंगी, कुछ बनूंगी। साथ इसके पापा की बहुत मेहनत है, पापा का भी यही सपना था कि मैं बच्चियों को पढ़ाना है। हमारी तीनों ही बेटियां हैं, तो बेटा नहीं है। तो कई लोग बोलते थे कि इनके घर बेटा नहीं है, बेटियां हैं। तो उस टाइम मुझे बहुत पिंच होता था, जब भी कोई रिश्तेदार आता था, जब अपना कोई आता था, बोलता था हाय इनके घर लड़कियां हैं, तो मुझे अंदर से कुछ होता था, अंदर से कुछ होता था। फिर मैं यही सोचती थी, मैं मुंह पर तो किसी को कुछ बोलती नहीं थी, यही सोचती थी कि बच्चियों को कुछ पढ़ाना है, कुछ बनाना है। तो इसलिए मेहनत बच्चियों ने भी की है, तो हम भी साथ साथ ही रहे इनके। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। तो जब तक ये घर आती तब तक तो मेरे मन में कुछ होता रहा। जब ये आई, मैं इसको थोड़ा प्यार श्यार किया, तो मेरे को बहुत ही थोड़ा ज़्यादा ही खुशी हुई, तसल्ली हुई। तो देखिए किस तरह से एक परिवार में, एक परिवार का जो सपना था, इस बेटी का जो सपना था कि मैंने सेना में जाना है, नाम रोशन करना है, वो तमाम तरह की फैसिलिटी जो राजौरी में और इस गांव में नहीं मिल सकती, जो बड़े बड़े शहरों में मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी मेहनत करके इस लड़की ने, इस बेटी ने शहर का, द्रोगड़ा का, गाँव का और पूरे जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो रोशन किया है। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िला से मैं शक्ति शर्मा। हिंदुस्तान में क्रिकेट जादू चढ़कर बोलता है, इसके दीवाने हर उम्र और हर जिन्स के लोग हैं। रियासी के बुजुर्ग करमुद्दीन क्रिकेट के दीवाने हैं। यही दीवानगी और जुनून उनके बेटे और पोते में दराई है। हाजी करमुद्दीन की बढ़ती उम्र के साथ साथ क्रिकेट से इनकी दीवानगी में मजीद इजाफा होता जा रहा है। बुजुर्ग क्रिकेटर का दावा है कि उनकी उम्र 102 बरस की है और वो अपने बेटे और पोते के साथ जनरल जोरावर सिंह मैदान पर क्रिकेट खेलते हैं। हाजी करमुद्दीन अपने वक्त में तेज गेंदबाजी किया करते थे। उन्होंने अपने बेटे को क्रिकेट की बारीकियां सिखाई। उनका बेटा मोहम्मद नदीम जम्मू कश्मीर स्पेशली एबल्ड टीम का कप्तान है। नदीम का बेटा भी क्रिकेट का शौकीन है। हाजी करमुद्दीन पोते आसिम नदीम को भी क्रिकेट के गुरु सिखा रहे हैं। दादा करमुद्दीन नौजवान आसिम को टीम इंडिया के लिए खेलते हुए देखना चाहते हैं। सर, मेरा नाम है करमुद्दीन, हाजी करमुद्दीन है मेरा नाम। ये मेरा लड़का है, ये मेरा पोता है। इनको मैं जांच सिखाता हूँ क्रिकेट खेलने की। लेकिन मेरे बहुत मज़ा आता है क्रिकेट खेलते। कोई ऐसी बात है, क्रिकेट खेलना अच्छी बात है, कोई बुरी बात तो नहीं है। हर बीमारी से इंसान बचता है, बच्चे जो है हर बीमारी से बचते हैं। तो इसलिए ये टूर्नामेंट जम्मू पूरी इंडिया में भी खेलता है, ये भी खेलता है, स्टेट्स के लिए खेलता है, स्टेट के लिए सारे खेलता है। स्टेट का कैप्टन है जी। तो आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र कहते हैं कि उम्र जो है, उम्र के साथ साथ खेलना कूदना भी जो है लोग छोड़ देते हैं। आपकी क्या उम्र है? क्या बाकी लोगों को आप संदेश देना चाहते हैं? मैं सबको संदेश देना चाहता हूँ। मेरी उम्र इस वक्त 102 साल है, तीसरा साल मेरे को लगा है। तो मैं सब लोगों को समझाता हूँ, जो बच्चे आते हैं मेरे पास, मैं समझाता हूँ उनको खेलना चाहिए। इंसान ने, हर बच्चे ने खेलना चाहिए, तो ऐबू से बचता है इंसान, हर नशे से बचता है, नशे से बचता है इंसान। तो इस वजह से मैं समझाता हूँ सबको। और जो कुछ भी मैं आज हूँ, मैं अपने फादर साहब की वजह से हूँ। इनसे मैंने बहुत सीखा हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छे प्लेयर रहे हैं अपने टाइम में, फास्ट बॉलर थे ये। तो मैं काफ़ी इनसे सीखता हूँ और ये मुझे हर शॉट पे डांटते भी हैं कि तू गलत खेल रहा है, ऐसा खेल, ऐसा खेल। तो मैं बड़ा अपने दिल में ये फ़ख्र होता है कि मुझे आज भी 102 साल की उम्र में मुझे फादर साहब ग्राउंड में आते हैं और मुझे समझाते हैं कि बेटा ऐसा खेला करो, ऐसा खेला करो।
आज मेरा बेटा भी खेल रहा है, ये भी स्टेट लेवल का प्लेयर है, काफ़ी अच्छा खेलता है ये। तो इनको भी अपने दादू से सीखने का मौका मिलता है। मेरे दादू और मेरे पापा दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट करा है क्रिकेट में, बहुत अच्छे से दोनों मुझे सिखाते हैं। जहाँ तक डांट की बात है, डांट मुझे यहाँ से भी पड़ती है, वहाँ से भी पड़ती है। एक बॉलर एक बैट्समैन दोनों जगह से मुझे डांट पड़ सकती है। और मेरे जो भी आज तक मैं सीखा हूँ मेरे दादू और मेरे पापा की वजह से सीखा हूँ। जितना क्रिकेट खेला इनकी वजह से सीखा। दादू तो आज तक ग्राउंड में आके मुझे सिखाते हैं। कभी कभी तो डंडे से मार भी पड़ती है अगर कुछ अच्छा नहीं खेल रहा हो, या बॉल डॉट्स हो रहे हैं या फिर विकेट हो रहा है। और अगर मैं बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहा हूँ स्पेशली, उस पर मुझे ज़्यादा डांट पड़ती है, क्योंकि ये अपने टाइम फास्ट बॉलर रह चुके हैं। तो उस पर मुझे बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने को मिलती हैं। और पापा से और दादू भी बहुत सारे बैटिंग्स के टिप्स देते हैं, और पापा तो ऑब्वियसली मेरे को बहुत सा सपोर्ट करते हैं और बहुत सारा मिलता है सीखने। एक सवाल पूछूंगा कि लोग कहते हैं कि क्रिकेट जो है उम्र के साथ जो है वो खत्म हो जाता है। आज दादू आपके इतनी बड़ी लंबी उम्र में जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं देशवासियों को? देखिए, ये जो बोलते हैं कि क्रिकेट जो है उम्र के साथ खत्म हो जाता है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। दादू 102 की एज में आके आज भी मुझे ग्राउंड में सिखा रहे हैं। पापा तो 55 की एज में पापा ने इंडिया के लिए या स्टेट के कैप्टन रह चुके हैं पापा, 55 की एज। तो इसीलिए क्रिकेट की कोई एज नहीं होती। ये टिप्स जो है वो इस स्टेडियम में जो है वो दे रहे हैं। लगातार इनको जो है वो डांट भी पड़ती रहती है कि आप जो है वो गलत शॉट्स, गलत बॉलिंग करवा रहे हो। ये कहीं ना कहीं सारे दृश्य देख करके पूरे देश के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रेरित जरूर होंगे और क्रिकेट के प्रति जो है वो अपना रुझान बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और नशे से दूर रहने की भी जो है वो कहीं ना कहीं एक ये जो है वो दशा जो है वो जरूर दिखाती है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। खबर करगिल से है, जहां का करकेत छू खुबानी और सेब के लिए मशहूर है। एक खूबसूरत गांव है। यहाँ हाजी यूसुफ नामी 108 साल की उम्र के वोटर ने असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर अब्दुल हादी के पोस्टल बैलेट टीम के जरिए अपना वोट डाला। हाजी यूसुफ की शिरकत जमहूरियत की पायदार रूह को उजागर करती है और हर उम्र के शहरियों के लिए एक तहरीक का काम करती है। वोटिंग की अहमियत पर बात करते हुए हाजी यूसुफ ने कौम की तकदीर संवारने में इसकी बुनियादी अहमियत पर जोर दिया। ARO पोस्टल अब्दुल हादी ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर करगिल ने भी मीडिया से बात की। जहां तक एब्सेंटी वोटर्स की सवाल है नायब साहब, हमारे करगिल में इस साल जो हमारे पास एलिजिबल वोटर्स की लिस्ट आया था वो तकरीबन 295 आए हुए थे। ठीक है सर। तो हमने एब्सेंटी वोटर्स के जो ओल्ड एजिड हैं, फिजिकली डिसेबल्ड हैं और एसेंशियल सर्विस हैं, एसेंशियल सर्विस के लिए तो हमने वो पोस्टल वोटिंग सेंटर खोला हुआ है। उसके अलावा जो हमारे फिजिकली डिसेबल्ड और सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए घर घर जाके उनसे वोट लिए हुए हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट के सबसे सीनियर सिटीजन हैं, इनका तकरीबन इनका एज जो है 110 के आसपास जा रहे हैं। तो इनका वोट हम आज पहली बार घर लेने के लिए आए थे। तो डीसी साहब की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हाजी साहब को हमने मुबारकबाद पेश किया है। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। चीफ इलेक्टोरल अफसर PK पोले का कहना है कि पहले चंद मुट्ठी भर लोग हुआ करते थे जिन्होंने इंतखाबात के बाइकआउट करने और इंतखाबात से दूर रहने की धमकियां देकर जम्मू कश्मीर के अवाम को यरगमाल बना रखा था। उन्होंने कहा कि अब हालात बदल चुके हैं। कल यहाँ पे वोटर टर्नआउट हुआ है, किस तरह आप उसको देख रहे हैं? डेफिनेटली कल जो वोटर टर्नआउट रहा श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 1989 जब से टर्मोइल इस वैली में शुरू हुआ है उसके बाद का ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि हाईएस्ट वोटर टर्नआउट है। 1996 में 1-2% इससे ज़्यादा रहा है, लेकिन उस समय पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो साइज़ था वो कम था। अभी इसमें पुलवामा और शोपियां ज़िला भी उसमें ऐड हुआ है। इन दो ज़िले साउथ कश्मीर के हैं जहां नॉर्मली पोलिंग परसेंटेज श्रीनगर से भी कम रहता था, सिंगल डिजिट से ज़्यादा पोलिंग यहाँ होती नहीं थी। उन एरियाज़ में भी पोलिंग हुई है। तो कह सकते हैं कि आज की साइज़ में जो श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ ये 1989 के बाद का पिछले तकरीबन जो है 35 सालों का ये जो है रिकॉर्ड वोट है। ये रिकॉर्ड वोट सिर्फ परसेंटेज के हिसाब से नहीं, एक दूसरी एक इसके साथ खूबी जुड़ी हुई है, वो है वायलेंस फ्री रिकॉर्ड वोट। पहले कोई भी इलेक्शंस, मैं भले ही इस डिपार्टमेंट में इलेक्शन डिपार्टमेंट में नहीं रहा हूँ, लेकिन ये पढ़ता था, समझता था। आप यहाँ के रहने वाले हैं, डेफिनेटली जानते होंगे कि यहाँ इलेक्शन मतलब खून खराबा, वायलेंस, स्टोन पेल्टिंग, कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ को कैंपेनिंग करने में डिफ़िकल्टी, पोलिंग पार्टीज़ को पोलिंग स्टेशन तक जाने में डिफ़िकल्टी, ये आम तौर पर रहा है। पोल डेज नॉर्मली जो है वायलेंस से भरे रहते थे। पहली बार कल जो यहाँ
वादी में पोल हुआ श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, इवन एक भी अनटुवर्ड इंसिडेंट्स नहीं हुआ है। पीसफुल तरीके से, पुरअमन तरीके से पोल हुआ है, अपने आप में एक काफ़ी रिकॉर्ड है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर वाक़ सब डिवीज़न हेडक्वार्टर रामसू में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 4 लेन प्रोजेक्ट के तामीरी काम के दौरान उठने वाला गर्द गुबार मकामी आबादी के लिए वबाल जान बना हुआ है। शाहरा पर ट्रैफिक के चलने से उठने वाला गर्द गुबार स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और रामसू की बस्ती के लिए बहुत संगीन नौयत इख्तियार कर गया है। गुज़िश्ता कई सालों से लोग गर्द गुबार में जीने पर मजबूर हैं और इस जानिब इंतज़ामिया की बेहिसी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की लापरवाही से बड़े पैमाने पर बीमारियां फैलने का अंदेशा है। अवाम ने जिला इंतजामिया से गुजारिश की है कि वो गर्द गुबार से निमटने के लिए कोई वाज़ेह प्लान बनाए और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की लापरवाही के खिलाफ सख्त नोटिस ले, ताकि रामसू की आवाम को सेहत के एतबार से होने वाली परेशानियों से निजात मिल सके। न्यूज़ 18 ने इस मसले को सब डिवीज़न इंतजामिया के सामने उजागर किया, जिस पर SDM रामसू ने जल्द कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। रहेगी भाई डेस्ट की प्रॉब्लम, मेरे पर पूरे जो डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं हेड 1 के, आप देखोगे मेरी चेस्ट की क्या हालत थी, मेरी किडनी, यही इनको एडमिशन को बार बार बोलते हैं, कंपनी वालों को बोलते हैं आज करें कल करें। 14 साल से तो हम यही कोई तमाशा देख रहे हैं, 2010 में काम लगा है। क्या हाल क्या लग रहा है आपको यहाँ पर होगा? हाल कुछ नहीं लग रहा है। पुंछ की द गोल्डन आर्क रोड एक बहुत पुरानी और इंतहाई स्ट्रेटेजिक 200 किलोमीटर तवील सड़क है जो जनूबी कश्मीर जम्मू को मगरबी जम्मू कश्मीर से जोड़ती है। यह राब्ता सड़क अहम सरहदों और टनलों को राजौरी और पुंछ से जोड़ती है। इस पहाड़ी सिलसिले में कंडी टनल, सिंगल टनल, नौशहरा टनल और भंबर गली टनल मौजूद हैं। अखनूर से पुंछ को जोड़ने वाले एक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे 144A की तामीर आज ब्रेक थ्रू 2 के तौर पर एक अहम संग मील तक पहुंच गई। देखिए खास रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। सिंगल टनल के लिए एक तकरीब मुनक्किद हुई जो कि एक मुतासिर कुन 2790 मीटर पर फैली हुई है। यह सुरंग अखनूर और पुंछ को जोड़ने वाली एक अहम स्ट्रेटेजिक लिंक है। DGBR लेफ्टिनेंट जनरल राघव श्रीनिवासन VSM ने ब्रेक थ्रू तकरीब का तफसीली जायजा लिया। ये पेशरफ्त इस मंसूबे की अहमियत को वाज़े करती है जो कि इलाकाई राब्तों को बढ़ाने और कौमी शाहराह पर हमवार नक्ल व हमल की सहूलत फराहम करने में एक अहम कदम की निशानदही करती है। देखिए, ये हमारा जो मेन पैकेज है, जो 200 किलोमीटर लंबी हमारी सड़क बन रही है अखनूर से लेके पुंछ तक, हमारी तरफ से ये पुंछ का जो सामरिक दृष्टि से इसका बहुत ही महत्व है और इसका इस क्षेत्र के लिए, इसके आर्थिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो पूरा स्ट्रेच है हमारे, इसमें 4 टनल हैं जो कि एक तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी देती है और दूसरा कि समय और ड्राइविंग स्पीड दोनों को इम्प्रूव करती हैं। मतलब समय कम लगता है और ड्राइविंग स्पीड आपकी ज़्यादा बढ़ सकती है और बड़े एक्सल वाले बड़े गाड़ियाँ भी इसमें आसानी से चल सकती हैं। तो इससे दोनों दृष्टिकोण, जो सामरिक दृष्टिकोण है और जो आर्थिक दृष्टिकोण है क्षेत्र के विकास के लिए, दोनों की तरफ से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां बात रही इसी टनल की, ये 2.79 किलोमीटर लंबा टनल है और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे कंस्ट्रक्शन कंपनी और BRO ने जो मिल करके इसको इतने समय से इसका ब्रेक थ्रू अभी किया है और शीघ्र ही मैं कह सकता हूं कि ये समय के साथ साथ ये इस साल के अंदर ही ये संपन्न हो जाएगा। इस साल 28 जनवरी 2024 को नौशहरा टनल का ब्रेक थ्रू हासिल हुआ है जो राजौरी और पुंछ के इलाकों में राब्ता फराहम करने के लिए BRO की कोशिशों की निशानदेही करता है। नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की पेशरफ्त हुई है और 2026 तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। DGBR लेफ्टिनेंट जनरल राघव श्रीनिवासन ने कहा कि BRO दूर दराज के इलाकों को जम्मू पुंछ खित्ते से जोड़ने के लिए सड़कों के अहम प्रोजेक्टों की सरबराही कर रहा है। 200 किलोमीटर लंबा जो ये अखनूर पुंछ का जो रोड है, इसमें 4 टनल है। जो अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले कांडी टनल है
जो 260 मीटर्स का है। फिर उसके बाद में ये सुंगल टनल है जो अभी आप देख रहे हैं 2.79 किलोमीटर्स है, बहुत ही लंबा टनल है। और फिर उसके बाद में आपका नौशेरा टनल है जो जनवरी में जिसका ब्रेक थ्रू हुआ था, वो 700 मीटर लंबा टनल है, वो भी इसी साल हम संपन्न करने वाले हैं। और लास्ट में जब हम बिम्बर गली की तरफ आते हैं तो वहाँ पर एक 1.1 किलोमीटर का टनल है जिसका अभी प्लानिंग काफ़ी आगे तक चला है और हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर मैं मानूं तो इन टनल से और रोड की वाइडनिंग से जो ये 200 किलोमीटर का स्ट्रेच है, 200 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, पहले हम इसको 7 या 8 घंटे में करते थे और अभी जब आप देखेंगे तो ये 4 से 5 घंटे में इसकी दूरी तय हो जाएगी। तो अमूमन ये कह सकते हैं कि कोई अगर सुबह शुरू करे तो पुंछ तक जा करके अपना काम खत्म करके दोबारा वापस अखनूर तक आराम से, अखनूर से जम्मू तक आराम से आ सकता है। तो ये ऑटोमेटिकली एक बहुत ही महत्वपूर्ण डायरेक्शन है जो हम एक बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पुंछ का जो एरिया है इसको हम कनेक्टिविटी दे रहे हैं। पुंछ जो है सामरिक दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी मतलब किसी से भी आप पूछें तो ये पुंछ का जो एरिया है ये हम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली मानते हैं। दूसरी बात यह है कि इस एरिया में भी जिस तरह बाकी क्षेत्रों में डेवलपमेंट की ज़रूरत है, इसमें गवर्नमेंट ने ये बहाल किया है कि हमें यहाँ पर डेवलपमेंट लाना है। और जब हम सड़कें बनाते हैं, हम तो सड़क बनाते हैं, तो जब हम सड़क बनाते हैं तो उसमें दोनों बातें एक साथ हो जाती हैं। जैसे कि हम आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ कि जैसे हमारी बॉडी में जो आर्टरीज एंड वेन्स है, जो रक्त पेशियाँ हैं, उसमें अगर खून जाता है तो उसी तरह देश में सड़कें जो हैं ये आर्थिक विकास सामरिक दृष्टि से जो हमारी असलन है वो भी इसके अंदर से ऊपर से जाती हैं और दोनों उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। जम्मू पुंछ लिंक तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगले चंद सालों में मुकम्मल होने की डगर पर है। एलओसी के साथ दिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूछे जाने पर DGBR ने बताया कि दिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की एक मुसलसल अमल है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन IBLC और LAC के साथ स्ट्रेटेजिक सड़कों की तामीर और अपग्रेडिंग के जरिए दिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। ब्यूरो ने रोड्स बिल्ड नेशन कहावत पर यकीन रखते हुए समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को तेज करने के लिए सरहदी सड़क के बुनियादी ढांचे की तामीर के लिए खुद को वक्फ कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18 JK।